आज का पहला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें विज्ञान की शाखा उनके अध्ययन से संबंधित है कि लिम्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मॉर्फोलॉजी में किसका किया जाता है, पेलियोबॉटनी में किसका किया जाता है और स्पर्मोलॉजी में किसमें किया जाता है। तो इसका सही जो आंसर है, लिम्नोलॉजी में झीलों और अलवणीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी में पादप की आकारीय संरचना की अध्ययन किया जाता है। पेलियोबॉटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है और स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कैंसर एक प्रकार के संगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होती है। और दूसरा है, कैंसर सामान्यतया यकृत एवं मस्तिष्क में नहीं होता है क्योंकि वयस्कावस्था में इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है क्योंकि मानव शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है और इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छों को कैंसर कहते हैं। और कैंसर सामान्यतः यकृत और मस्तिष्क में नहीं होता है क्योंकि वयस्कावस्था में इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसलिए ये दोनों कथन जो हैं वो सही है। मस्तिष्क में अधिकतर जो होता है वो ट्यूमर होता है और इन ट्यूमर से कैंसर रोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वृक्क में पाए जाने वाली नेफ्रॉन नालिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है कि नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, नेफ्रॉन रुधिर की रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करते हैं, रुधिर से सभी उत्सर्जित पदार्थ को हटाने तथा आवश्यक पोषक तत्वों को रुधिर में बनाए रखने दोनों ही कार्य नेफ्रॉन संपादित करते हैं। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, दो और तीन, एक और तीन या फिर एक, दो, तीन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क है, जिसमें लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नालिकाएं होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन को वृक्क की कार्यात्मक इकाई और उत्सर्जन इकाई कहते हैं। नेफ्रॉन ही रक्त के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करते हैं। साथ ही में यह रक्त से सभी उत्सर्जित पदार्थ को हटाने, आवश्यक पोषक तत्वों को रक्त में बनाए रखने का कार्य भी संपादित करते हैं। इसलिए तीनों कथन इसके जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। और पहला है, गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। इसमें 25 देशों में भाग लिया। गुट निरपेक्ष देशों में प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने की थी और गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग पहली बार वी.के. कृष्ण मेनन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में किया गया था। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है कि जुलाई 1956 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो के बीच एक बयानी के त्रिपक्षीय सम्मेलन में गुट निरपेक्षता को लेकर विचार विमर्श हुआ और गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में हुआ, जिसमें कुल 25 देशों में भाग लिया और इसकी अध्यक्षता जो है यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो ने की थी। जबकि गुट निरपेक्ष देशों का दूसरा सम्मेलन 1964 में हुआ और यह काहिरा में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने की थी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से सही क्रम के व्यवस्थित करते हुए कूट के माध्यम से सुनिए। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, परमाणु विकास कार्यक्रम का प्रारंभ और परमाणु विभाग की स्थापना। तो इनका सही क्रम कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो इसका सही जो आंसर होगा, क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना जो है वो हुई थी 1952 में, जबकि राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ हुआ था 1953 में। ठीक है।
और पहला स्वतंत्र परमाणु विभाग की स्थापना जो है और ये हुआ था 1954 में। 1954 में। और परमाणु स्वतंत्र विभाग की स्थापना 1954 में हुई थी। और जबकि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो एशिया का भी पहला रिएक्टर था ने 1956 ईस्वी में मुंबई में काम करना प्रारंभ किया था। ठीक है, परमाणु विभाग की स्थापना जो है वो 1956 में है और परमाणु विभाग की स्थापना जो है वो 1954 में। तो इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 में पत्रकारिता के लिए सजा हुई और इन्होंने 1896-97 महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। इन्होंने मांडले जेल में रहते हुए गीता रहस्य पुस्तक लिखी और 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो उनके विरोध में मुंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल की, जो कि पहली राजनीतिक हड़ताल मानी जाती है। तो कौन सा कथन जो सही है? 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 4 या फिर 1 4? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। बाल गंगाधर तिलक के मामले में चारों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 1900 मुस्लिम लीग के विचार करना है कि मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को हुए अपने कराची अधिवेशन में एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव का प्रारूप फजलुल हक और खालिद कुजम्मा ने तैयार किया था। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग का एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान राष्ट्र की मांग का प्रस्ताव जो है वो 23 मार्च 1940 को कराची अधिवेशन नहीं या लाहौर अधिवेशन में पास किया गया था, जबकि इसका प्रारूप जो है सिकंदर हयात ने तैयार किया था और इसे प्रस्तुत जो है इसका प्रस्ताव का प्रारूप जो है वो सिकंदर हयात ने बनाया था और नहीं, इस प्रस्ताव को जो है सिकंदर हयात ने बनाया था और इसे फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था और खली कुंजुमा ने इसका समर्थन किया था। इसलिए दोनों कथन जो हैं पूर्णतया गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सुमेलित कीजिए गवर्नर जनरल से संबंधित कार्य। लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, एलन बरो, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया। विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का दमन किया। एलन बरो ने दास प्रथा का दमन किया और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने नरबलि प्रथा का दमन किया, क्योंकि नरबलि प्रथा जो है वो खोंड जनजाति में प्रचलित थी और इसको खत्म करने के लिए हार्डिंग प्रथम ने कैंपेबल की नियुक्ति की थी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उत्तर भारतीय क्षेत्रों की विजयों का सही क्रम में व्यवस्थित करिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर सुनिए। सेवान, जालौर, चित्तौड़ और मालवा, इनका सही कालक्रम क्या है? तो इसका सही जो आंसर है वो चित्तौड़ विजय जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में की थी। अलाउद्दीन ने 1303 में की। मालवा विजय जो है वो 1305 में की। सेवान विजय जो है वो 1308 में हुई और जालौर विजय जो है 1309 में हुई। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। और जालौर विजय जो थी वो अलाउद्दीन की अंतिम उत्तर भारत में अंतिम विजय थी और जालौर की विजय ने ही अलाउद्दीन खिलजी की राजस्थान विजय को पूर्ण कर दिया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही नहीं है? कि हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की। यह दोनों भाई प्रारंभ में वारंगल के काकतियों के सामंत थे। यह संत विद्यारण के प्रभाव में एक बार पुनः मुसलमान से हिंदू बने
और हरिहर ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर विजयनगर या विद्यानगर की स्थापना की थी। तो इसका सही जो आंसर है, कौन सा सही नहीं है, तो आपका है डी ऑप्शन, कि हरिहर ने विजयनगर की स्थापना तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर किया था, ना कि दक्षिणी तट पर। मतलब कि दक्षिणी तट पर ना करके इन्होंने उत्तरी तट पर उन्होंने तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर या विद्यानगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन चित्रकला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि मुगल कालीन चित्रकला शैली के विषय मुख्यतः शाही दरबार, युद्ध के दृश्य, प्राकृतिक दृश्य और पौराणिक कथाएं थे, और अकबर ने अब्दुलसमद की अध्यक्षता में चित्रकला के एक अलग विभाग की स्थापना की। तो कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, भारत देश के नाम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पुराणों तथा अशोक के अभिलेखों में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप मिलता है, और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष अर्थात भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। ईरान के शासनीय शासक शाहपुर प्रथम के नक्शे रुस्तम अभिलेख में हमारे देश का नाम हिंदुस्तान या होंद मिलता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? 1 2 3, एक केवल 2, 2 3 या फिर 1 2? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, इसके तीनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन के संबंध में कौन सा कथन सही चुने कि उन्होंने रस चिकित्सा एवं पाले की खोज की थी। इन्हें भारत का आइंस्टीन और प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। इन्होंने शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और यह सातवाहन राजा यज्ञ श्री सतकर्णी के समकालीन उनके मित्र थे। तो कौन सा कथन सही है? 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4 या फिर 1 2 3 4? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इसके चारों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बघोरा नदी के तट पर हैं। अजंता की गुफा के चित्र बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित है। अजंता की गुफा में सर्वाधिक योगदान वाकटक राजाओं का है, और गुफा संख्या 17 को चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है अजंता की गुफा के बारे में? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, क्योंकि अजंता की गुफा केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला के बघोरा नदी के किनारे स्थित है। इसमें कुल 29 गुफाएं स्थित हैं, जिसमें से 4 चैत्य और 25 जो हैं विहार हैं। अजंता गुफा के निर्माण में सर्वाधिक योगदान वाकाटक राजाओं का है, और गुफा नंबर 17 को चित्रशाला के नाम से जानते हैं। इस गुफा में माता और शिशु के चित्र हैं, और अजंता की गुफा चित्र मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न उपराष्ट्रपतियों को उनके सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। के आर नारायणन, आर वेंकटरमन, बी.डी. जत्ती और गोपाल स्वरूप पाठक। तो इसका सही जो आंसर है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जबकि गोपाल स्वरूप पाठक जो हैं इनका कार्यकाल 69 से 74 है। बी.डी. जत्ती का कार्यकाल जो है 74 से 79 है, और आर वेंकटरमन का कार्यकाल जो है 1984 से 1987 है, और के आर नारायणन का जो कार्यकाल है वो 1992 से 1997 है। इसे सही ऑप्शन जो है ए ऑप्शन है। ठीक है, नंबर 1 पे गोपाल स्वरूप पाठक, 2 पर बी.डी. जट्टी, 3 पे आर वेंकटरमन और चौथे पर के आर नारायणन। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लुक ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने की, और एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत 2014 में मोदी सरकार के द्वारा की गई थी। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं?
जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है, क्योंकि लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत 1992 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने की थी। अगला प्रश्न है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में और संविधान के भाग 3 के द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक रूप में संरक्षित किया गया है। ऑप्शन है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस, जोसेफ राइन केस, के.एस. पुट्टास्वामी केस, नवतेज सिंह जौहर केस। तो कौन सा इसमें सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, के.एस. पुट्टास्वामी केस। सी ऑप्शन का जो है वो सही है। के.एस. पुट्टास्वामी केस जो है, जिसे निजता के अधिकार का भी केस कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। अनुच्छेद और उनके प्रावधान है कि अनुच्छेद 376, अनुच्छेद 377, 378 और 392। तो इसका सुमेलन क्या होगा? तो इसका सही जो सुमेलन है 376 जो है वो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में। 377 जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। 378 जो है लोक सेवा आयोग के बारे में। और 392 में है कठिनाइयों को दूर करने में राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन मिलता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित पे विचार कीजिए कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधियां हैं, पदवी नहीं है। इन पुरस्कारों को प्राप्तकर्ता के नाम के आगे या पीछे उल्लेखित नहीं किया जा सकता। तीसरा है, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में की गई। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक ही सीमित है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, 3, 2, 3, 1 और 4 या फिर 2, 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 2 और 4। दूसरा और चौथा जो है सही नहीं, क्योंकि भारत के संविधान क्षेत्र के 18(1) के तहत भारत रत्न और पद्म पुरस्कार उपाधियां पदवी नहीं है और इन पुरस्कारों को प्राप्तकर्ता के नाम के आगे पीछे उल्लेखित नहीं किया जा सकता। ठीक है, उल्लेखित नहीं किया जा सकता। और एक साल में भारत रत्नों की पुरस्कार जो है अधिकतम जो है वो 3 है, ना कि 5। इसलिए 1, 2 और 4 गलत हैं और 1 और 3 जो हैं वो सही। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।